हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनसीए विच इज़ ए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये रीट, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल एग्ज़ाम, सब में ही आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीएफ एकदम क्लियर हो जाएगा, हो जाना चाहिए एटलीस्ट। मुझे लगता है हो जाएगा। आपको और दूसरी जगह से एनसीएफ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो लेट स्टार्ट करने से पहले हम एनसीएफ के बारे में जान लेते हैं कि एनसीएफ है क्या। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। एनसीएफ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। एनसीएफ बेस्ड है लर्निंग विदाउट बर्डन पे। लर्निंग विदाउट, एक सेकेंड, एनसीएफ का एम था लर्निंग विदाउट बर्डन। जो पढ़ाई हो रही है, जो बच्चों की लर्निंग हो रही है, वो बर्डन नहीं होनी चाहिए। बर्डन, उन्होंने देखा कि बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है वो इतना भारी भारी बैग स्कूल लेके जा रहे हैं, फिर इतना ज़्यादा सिलेबस है एग्ज़ाम का, इतने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं कि बच्चे परेशान हो गए। इसीलिए उन्होंने ये लर्निंग विदाउट बर्डन को रेकमेंड किया कि पढ़ाई एक बर्डन नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। लर्निंग बच्चा इंजॉय करे, स्कूल जाते टाइम इंजॉय करे, वहाँ पढ़ते टाइम इंजॉय करे, स्कूल से आते टाइम इंजॉय करे। तो पढ़ाई को इंजॉय करना चाहिए, एक बर्डन नहीं होना चाहिए। तो यही इसका मेन एम था। और जो एनसीएफ है वो प्रिपेयर करता है एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनसीएफ प्रिपेयर कौन करता है, देन यू हैव टू से एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीएफ प्रिपेयर करता है, ठीक है। और इसमें जो टीचर्स का रोल होता है वो एक फैसिलिटेटर का होता है। टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर। टीचर एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करती है। फैसिलिटेटर कौन हुआ? जो बच्चों को मौके देते हैं ताकि वो अपने नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाए, ऐसी एक्टिविटीज़ कराना बच्चों को, ऐसे चांस देना जिसमें बच्चे अपने दिमाग यूज़ कर पाए अपना, ठीक है, और बच्चों को सपोर्ट करे टीचर और इनकरेज करे लर्निंग। तो ये रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, ठीक है। और एनसीएफ ने बच्चों को सेंटर में रख के सारे रिकमेंडेशन दिए हैं कि बच्चा सेंटर में रहेगा और उसके अकॉर्डिंग उसके बेटरमेंट के लिए सारे रिकमेंडेशंस हुए हैं। और अभी तक जो जितने भी एनसीएफ आए हैं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल नाउ 4 एनसीएफ आए हैं, ठीक है। 4 एनसीएफ आए हैं। जो करंटली है वो 4th है। सबसे पहले आया था 1975 में, एंड आफ्टर दैट 1988 एंड 2000, एंड जो करंटली एनसीएफ है वो है 2005। ओके, ये अभी जो चल रहा है वो है। इससे पहले 3 आए हैं, टोटल 4 हुए। ये ईयर भी पूछ सकता है कि अभी तक कितने एनसीएफ आए हैं, तो आपको 4 करना है। और कौन कौन से ईयर में आए हैं, हो सकता है आपको बोले फर्स्ट एनसीएफ कौन से ईयर में आया था, लास्ट कौन से ईयर में आया था, तो लास्ट तो 2005 है, ठीक है। तो टोटल 4 एनसीएफ है। और एनसीएफ का मेन एम क्या है? मेन चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होनी चाहिए। बच्चों के एक्सपीरियंस को, उनकी वॉइस को सुनना चाहिए, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए एजुकेशन में, उनकी क्यूरियोसिटी को नर्चर करना चाहिए, वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसको नर्चर करना चाहिए, ना कि उनको बैठा दो डांट के। उनके जो नॉलेज है उसको उनके एक्सपीरियंस को स्कूल के एक्सपीरियंस से इंटीग्रेट करना चाहिए। बच्चों को मौके देने चाहिए टीचर को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए और हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो अप हो पाए, ठीक है। तो बेसिकली ये एनसीएफ का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनसीएफ, द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ एनसीईआरटी हैड टेकन द डिसीजन टू रिवाइज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन इट्स मीटिंग ऑन 14 एंड 19 जुलाई 2004। तो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी एनसीईआरटी की, उन्होंने डिसाइड किया कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को रिवाइज करने, चेंज करने, उसमें संशोधन करने, ठीक है, जो बच्चे की भलाई के लिए। तो ये डेट पूछा जा सकता है। 14 एंड 19 जुलाई को मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने उसको रिवाइज़ किया एनसीएफ को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2004 में, ठीक है। और ये इसके चेयरपर्सन थे प्रोफेसर यशपाल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेयरपर्सन कौन थे।
और 21 नेशनल फोकस ग्रुप सेटअप हुए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी, और इस कमिटी के मेंबर्स कौन थे, कौन कौन उसमें इंक्लूड थे। रिप्रेजेंटेटिव थे एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस के, एनसीईआरटीज़ ओन फैकल्टी, स्कूल टीचर्स थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थे। ये सब मिलके इन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए उस कमेटी में, ठीक है। नेक्स्ट, रिवाइज्ड एनसीएफ है वो ओपन होती है कोटेशन फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर्स ऐसे। रविंद्रनाथ टैगोर के ऐसे का एक कोटेशन है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ये भी आ सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि जो एनसीएफ है वो रिवाइज्ड एनसीएफ ओपन किसकी कोटेशन से होती है या कौन से कोटेशन से होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जिसमें पोइट ये रविंद्रनाथ टैगोर क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय के बारे में बात करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं जब वो छोटे होते हैं, और जो उनकी खुशी होती है वो जेनरस होती है, ठीक है। उनमें एक अलग ही खुशी होती है कुछ करने की, और उसे हमें दबाना नहीं चाहिए। उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी जो खुशी को हमेशा इनकरेज करना चाहिए। ओपनिंग चैप्टर डिस्कस करता है करिकुलम रिफॉर्म्स मेड सिंस इंडिपेंडेंस से लेके जितने भी करिकुलम रिफॉर्म्स हुए हैं अभी तक, वो सब ओपनिंग चैप्टर में डिस्कस हुआ है, ये भी आ सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रेजेंट एनसीएफ 5 गाइडिंग प्रिंसिपल प्रपोज की है, ठीक है, करिकुलम के लिए। तो इनसे तो बहुत ही क्वेश्चन आता है हर एग्ज़ाम में, तो ये आपको मेन ये तो करने ही हैं। फर्स्ट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल जो नॉलेज स्कूल में मिल रहा है उसको बाहर की लाइफ से कनेक्ट कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं है जो स्कूल में सीख रहे हैं वो स्कूल तक ही सीमित है। बच्चों को बाहर के लाइफ एक्सपीरियंस बाहर के उससे उसके नॉलेज को कनेक्ट करना है। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट अवे फ्रॉम रोट मेथड से लर्निंग को अलग रखना है, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज़ समझना है बच्चे को। ही और शी शुड अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर इज़ टीचिंग, कॉन्सेप्ट, हर चीज़ समझना आना चाहिए बच्चे को, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकली सोच पाएगा। अगर उसे समझ में ही नहीं आया, अगर उसने रट ही लिया, तब तो वो आगे कुछ सोच भी नहीं पाएगा। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसा भी आता है, सब जो हो सकता है, जो क्वेश्चन उसने जो आंसर्स रटे हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आए, कुछ दूसरा क्वेश्चन घुमा के आ गया, तो वो उसका आंसर नहीं कर पाएगा। तो बच्चे को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो कंस्ट्रक्ट कर पाए नॉलेज को, कोई भी क्वेश्चन का आंसर ईजिली सोच के दे पाए। एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। करिकुलम ऐसा होना चाहिए, टेक्स्ट बुक के परे होने चाहिए, ठीक है। खाली टेक्स्ट बुक में जो है वो ही नहीं पढ़ाना है, बहुत कुछ होना चाहिए करिकुलम में। एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ये जो आर्ट क्राफ्ट सब कुछ होना चाहिए करिकुलम में, योगा। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग दैम विथ क्लासरूम लाइफ। एग्जामिनेशन को रिजिड नहीं करना है, फ्लेक्सिबल करना है, और उनको क्लासरूम लाइफ से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन बना दिया, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना दिया, उसको बच्चे को फॉलो करना है, नहीं। एग्जामिनेशन शॉर्टर होने चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए, तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नर्चरिंग एन ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाई कैरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। तो ठीक है, इसका ये मतलब है कि बच्चा जब स्कूल में रहता है तो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस उसको बुकिश नॉलेज मिल रहा है, नहीं, उसको वैल्यूज़ बिलीव्स भी डेवलप होने चाहिए देश के प्रति, ठीक है। देश के लिए उसे पता होना चाहिए मैं देश का नागरिक हूँ, देश के लिए कुछ करने की इच्छा, क्या बेहतर कर सकता हूँ देश के लिए, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब भी जो क्वालिटी है उसमें आनी चाहिए। तो ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट भी, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट है कि रेकमेंड किया कि मैथ्स कैसी होनी चाहिए। मैथ्स ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे सोच पाए, एब्स्ट्रैक्शन हैंडल कर पाए, ठीक है, खुद से रीज़न कर पाए, लॉजिकली सोच पाए, ना कि बस रट ले और उसको अप्लाई करे, ठीक है। साइंस का करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे एग्जामिन कर पाए, एनालाइज कर पाए एवरीडे एक्सपीरियंसेस को। सोशल साइंस का ऐसा होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट थीम्स है, वाटर, अर्थ,
ये सब के प्रति बच्चे सेंसिटिव बन पाए, जेंडर जस्टिस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स SC ST कम्युनिटीज़, माइनॉरिटी, ठीक है। और सिविक जो है, सिविक्स शुड बी रिकास्ट एज पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स को बना दिया, ठीक है। क्राफ्ट मैपिंग भी रेकमेंड करी है NCF ने। आर्ट एज ए सब्जेक्ट रेकमेंड किया है कि आर्ट एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए और वो कवर करना चाहिए 4 एरियाज़। कौन कौन से एरियाज़? म्यूज़िक, डांस, विजुअल आर्ट्स एंड थिएटर, ये चारों आर्ट में आना चाहिए, ठीक है। पीस एजुकेशन भी एक स्टडी का एरिया होना चाहिए। Next, NCF recommends the softening of subject boundaries so that children can get a taste of integrated knowledge and the joy of understanding, ठीक है। कि जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, बच्चे को इंटीग्रेटेड नॉलेज मिले और उनको समझ में आना चाहिए हर चीज़, ठीक है। अगर वो समझ पाएंगे तो वो पढ़ाई को इन्जॉय भी कर पाएंगे, और ऐसा कुछ हो रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है बस हमें रटना ही है, तो वो पढ़ाई को इन्जॉय भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया गया था, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आपको पता ही होगा। सबसे पहले एक तो मदर टंग होती है, एक सेकेंड में यहाँ बताती हूँ। मदर टंग या कोई भी रीजनल लैंग्वेज, पता है इंडिया इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में, तो बच्चे की जो भी लैंग्वेज है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, उसको एज ए रिसोर्स ट्रीट किया जाना चाहिए। एक इंडियन लैंग्वेज जो हिंदी हो सकती है, हिंदी, ठीक है। एक है मॉडर्न लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश या कोई भी। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, ये रेकमेंड किया गया था। और ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था, रेकमेंड किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किसने रेकमेंड किया था, ठीक है। एम्फेसिस देना चाहिए मदर टंग को, ट्राइबल लैंग्वेज भी है, ठीक है। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज ए रिसोर्स लेना चाहिए। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर है, जो अलग अलग भाषा, बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, उनकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, जो वो घर में भाषा बोलते हैं अपनी जो मदर टंग होती है, तो उसको एज ए बर्डन नहीं लेना चाहिए, एज ए हर्डल नहीं लेना चाहिए, बल्कि एज ए रिसोर्स लेना चाहिए। ओके, अब हम चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीएफ में टोटल 5 चैप्टर्स है। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनसीएफ में टोटल कितने चैप्टर्स है, तो टोटल 5 चैप्टर्स है। ओके, एंड चैप्टर 1 में क्या क्या है वो पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में बेसिकली इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये चैप्टर 1 में आया है। ये अगर पूछेगा कि कौन से चैप्टर में लर्निंग विदाउट बर्डन मेंशन है, तो आपको चैप्टर 1 करना है। करिकुलम प्रैक्टिसेस, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये सब है। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए अच्छा क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। बिल्डिंग सिटीजनरी टू डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस, वैल्यूज, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स जेंडर बायस, प्रॉब्लम ऑफ SC ST, नीड्स ऑफ डिजेबल्ड, कैपेसिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रोसेस, ये सब चैप्टर 1 में आते हैं, ठीक है। आपको ये इतना कर लोगे तो इसमें से मुझे लगता है क्वेश्चन आ जाएगा, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 2 में हॉलिस्टिक अप्रोच है कि ओवरऑल बच्चे की, ये चिल्ड्रन बेस्ड है, चाइल्ड बेस्ड है, ठीक है। ये चाइल्ड बेस्ड है, बच्चे के लिए है। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ओवरऑल हर तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट हो, मेंटली, फिज़िकली, तो ऐसा करिकुलम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बच्चा मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से डेवलप हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड फॉस्टरिंग ऑफ क्रिएटिविटी, नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाए, क्रिएटिविटी फॉस्टर हो, ठीक है, बच्चे की। एक्टिव लर्निंग हो थ्रू एक्सपीरियंशियल मोड, अपने एक्सपीरियंस से सीखे, टीचर अपने एक्सपीरियंस शेयर करे बच्चों के साथ। एडिक्वेट रूम फॉर वॉइसिंग चिल्ड्रंस थॉट्स, क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस इन करिकुलम प्रैक्टिस, ठीक है। तो बच्चे की जो थॉट्स है उसको सुनने चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस है, ये सब के लिए जगह होनी चाहिए।
ये सब वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बच्चे जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका आंसर देना चाहिए, ठीक है। इनकरेज करना चाहिए उनकी क्यूरियोसिटी को। वो जो क्वेश्चन करते हैं, ऐसा नहीं है उन्हें डांट दिया और या कुछ हो ही नहीं रहा है। कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज, लर्नर इंगेजमेंट, ऐसे एक्टिविटीज़ होना चाहिए कि बच्चे की इंगेजमेंट हो, ठीक है। वो ऑब्जर्व करे, एक्सप्लोर करे, ऐसी सिचुएशंस उसको देनी चाहिए कि एनालाइज करे, डिस्कवर करे, क्रिटिकली सोच पाए, ठीक है। एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए एक्टिविटीज़ देनी होनी चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है, करिकुलम में। ऐसा डल सा करिकुलम नहीं होना चाहिए कि बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं और जा रहे हैं घर। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और चैप्टर 3 में बेसिकली लैंग्वेज, ये जो सब्जेक्ट बेस्ड है कि सब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, ये समझ में नहीं है। सब्जेक्ट बेस्ड, एक सेकेंड, ठीक है। लैंग्वेज में है लैंग्वेज स्किल, स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है विच इज़ सजेस्टेड बाय कोठारी कमीशन। इंग्लिश लैंग्वेज का प्लेस इंग्लिश लैंग्वेज भी है विथ अदर लैंग्वेजेस। मल्टीलिंगुअल जो कैरेक्टर है वो एक रिसोर्स के जैसे देखना चाहिए, ना कि एक हर्डल के जैसे। और मैथ्स ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा लॉजिकली सोच पाए, एब्स्ट्रैक्शन हैंडल कर पाए। एक्सेस टू क्वालिटी मैथ्स एजुकेशन, अच्छा मैथ्स एजुकेशन होना चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए। करिकुलम बुक्स वैसी होनी चाहिए कि बच्चे को अच्छी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी मैथ्स होनी चाहिए, अच्छे सम्स होने चाहिए। साइंस का कैसा होना चाहिए? लैंग्वेज ऑफ साइंस शुड बी अकॉर्डिंग टू लर्नर्स एज रेंज। बच्चों की जो एज के हिसाब से लैंग्वेज होनी चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आए, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। और कॉग्निटिव रीच, जितना वो समझ पा रहे हैं उनकी समझ के हिसाब से कंटेंट होना चाहिए साइंस का, ठीक है। शुड नर्चर क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी को नर्चर करे, ऐसा होना चाहिए साइंस का साइंस की बुक्स, उसका करिकुलम। अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब भी बच्चों को पता होने चाहिए। सोशल साइंस में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट्स। जेंडर, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है। सिविक्स, ये मैंने बता दिया है। वर्क, नॉलेज एक्विजिशन एंड डेवलपिंग वैल्यूज़ एंड मल्टीपल स्किल फॉर्मेशन, ठीक है। ये सब भी बच्चों की वैल्यूज़ डेवलप हो, नॉलेज को एक्वायर करे, स्किल उनकी फॉर्म हो, तो ये सब भी होना चाहिए करिकुलम में। आर्ट एंड हेरिटेज शुड बी रिकग्नाइज, ठीक है। आर्ट एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। आर्ट एवरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन में, हर स्टेज पे आर्ट एज सब्जेक्ट होना चाहिए। पीस एजुकेशन होना चाहिए, टीचर्स एजुकेशन का एक कंपोनेंट होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, योगा, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो ओवरऑल सब कुछ होना चाहिए। एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी होगी जब आप अपने जो करिकुलम में है सब कुछ इन्वॉल्व कर रहे हो। पढ़ाई भी है, योगा भी है, फिजिकल फिट रहेगा फिजिकली, मेंटली जो पीस एजुकेशन है, हेल्थ, ठीक है। और इन्वायरमेंट के इश्यूज भी बच्चे को पता होने चाहिए। नेक्स्ट, चैप्टर 4 में अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम, ये स्कूल से रिलेटेड है। स्कूल के रिसोर्सेज जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए स्कूल में, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मटेरियल फैसिलिटी होनी चाहिए, पढ़ाने में जो यूज़ आते हैं, ब्लैक बोर्ड्स वगैरह, ये सब तो होने ही चाहिए। स्कूल का कल्चर रिच होना चाहिए। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए एबल्ड एंड डिसेबल्ड के हिसाब से। डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए, डिसिप्लिन की वो वैल्यू करे। स्कूल कम्युनिटी के बीच पार्टनरशिप होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट्स को इलाबोरेट करे, एक्टिविटीज़, प्रॉब्लम सब टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री बुक्स होनी चाहिए, वर्क बुक, टीचर्स हैंड बुक्स, ये सब अवेलेबल होने चाहिए स्कूल में। मल्टीमीडिया एंड आईसीटी, स्कूल में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि टीचर्स या आउटसाइडर्स, बच्चे सब नॉलेज को डीप कर पाए अपने।
चैप्टर 5 में है जो रिफॉर्म्स वगैरह टीचर्स एजुकेशन के बारे में, ये सब चैप्टर 5 में है, ठीक है। टीचर्स एजुकेशन के बारे में, रिफॉर्म्स, तो क्वालिटी कंसर्न्स, कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है, ये रेकमेंड किया गया था कि एक ऐसा स्कूल सिस्टम होना चाहिए सारी, जैसे अभी तो अलग अलग स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूल अलग होती है, गवर्नमेंट स्कूल अलग होती है, तो ऐसा कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए कि एक ही स्कूल हो, गवर्नमेंट हो वो, और वो प्राइवेट के जैसी हो, प्राइवेट की जितनी फैसिलिटीज़ हो कि सारे बच्चे उसी स्कूल में जाए, ठीक है। रिच के, पैसे वाले के बच्चे, गरीब के बच्चे सारे एक ही स्कूल में जाए, ऐसे अलग अलग नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है, अभी भी अलग अलग ही है, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, ये कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। तो कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब यही है कि एक ही स्कूल हो गवर्नमेंट की, बट वो प्राइवेट स्कूल के जैसी ही हो, उसमें सारी फैसिलिटीज़ हो और सब बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, अलग अलग ये स्कूल नहीं हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग स्ट्रेटजी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब वो होता है जो जिसमें सेंटर का कुछ इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो जो लोकल बॉडीज़ होती है वही प्लानिंग करे, ठीक है। मीनिंगफुल एकेडमिक प्लानिंग करनी चाहिए हेडमास्टर्स एंड टीचर्स के द्वारा, मॉनिटरिंग क्वालिटी मॉनिटर करना चाहिए, टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम होने चाहिए, सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लैंग्वेज को मास सेंटर में रखना चाहिए, ठीक है। बच्चे, क्योंकि लैंग्वेज से ही पढ़ाई होती है, लैंग्वेज से ही आप सब कुछ कर रहे हो, अपनी बात बता पा रहे हो, अपनी बात किसी को सुना पा रहे हो, ठीक है। तो लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना चाहिए। इन सर्विस एजुकेशन होता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, जैसे टीचर जो पढ़ा रहा है उसके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए जो स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम होती है वो भी होने चाहिए। पंचायत राज सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, एग्ज़ाम छोटे शॉर्टर एग्ज़ाम्स होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए टाइम लिमिट, अ शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट बेस्ड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कंटेंट बेस्ड ऐसा से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग तक शिफ्ट होना चाहिए। पहले कंटेंट बेस्ड था कि जो था वही करना है, अब क्या होता है, अब ऐसा होना चाहिए कि बच्चे समझ पाए, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, वैसा करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, जब हम बच्चे को एक ट्रेनिंग देते हैं किसी वोकेशन के लिए, एक पढ़ाई से अलग, कुछ अलग करियर के लिए, अलग वोकेशन के लिए, जैसे मेकअप हो गया, मेहंदी क्लासेस हो गई, कुकिंग क्लासेस, बेकिंग क्लासेस, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक, बहुत सारी टेक्स्ट बुक की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्कूल में। शेयरिंग ऑफ टीचर्स एक्सपीरियंस शेयर होने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ सिलेबाई, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ये सब आता है चैप्टर 5 में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।